जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपके क्षितिज पाठ पुस्तक के पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते का सारांश तथा प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ की व्याख्या मैं आपको पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूं। तो आइए इस पाठ का अब सारांश देखते हैं संक्षिप्त रूप में। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ या निबंध जो है एक निबंध था जो कि लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया था। इस निबंध में हरिशंकर परसाई जी के द्वारा प्रेमचंद के व्यक्तित्व का सादापन और एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की आडंबर युक्त प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है। प्रेमचंद की एक तस्वीर देखकर इस निबंध के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एक छाया चित्र मेरे पास है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सिर पर टोपी है, तन पर कुर्ता और धोती है, कनपटी चिपकी हुई दिखाई दे रही है, गाल धंस गए हैं और हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूंछों के कारण चेहरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। आगे लेखक आश्चर्य से कहते हैं कि फोटो की यदि यह पहनावा है, फ़ोटो खिंचाने की यदि यह पहनावा है तो ना जाने पहनने की कैसी होगी। तत्पश्चात लेखक अनुमानतः कहते हैं कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें तो अलग अलग कपड़े बदलने का कोई गुण ही नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में भी आ जाता है। आगे लेखक कहता है कि क्या तुम्हें थोड़ा भी इसका एहसास नहीं है? क्या तुम्हें जरा भी संकोच नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि धोती को थोड़ा नीचे रख लेने से अंगुली को ढका जा सकता है, किंतु फिर भी तुम्हारा चेहरा विश्वास से भरा है। आगे लेखक कहता है कि लगता है कि फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे। तभी बीच में ही फोटोग्राफर ने तुम्हारा फ़ोटो खींचकर थैंक यू कह दिया होगा। पर सच कहूँ तो यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। तत्पश्चात प्रेमचंद के फ़ोटो को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि शायद तुम्हें फ़ोटो का महत्व ही नहीं पता। यदि पता होता तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते उधार मांग लेते। लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक उधार मांग लेते हैं और तुम जूते भी नहीं मांग सके। तुम तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और ना जाने क्या क्या कहलाते थे, लेकिन फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात लेखक स्वयं के बारे में बात करने लगता है कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, बस ऊपर से अच्छा दिखता है, यूँ तो अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट सा गया है। मेरा अंगूठा कभी ज़मीन से घिसकर लुहलुहान भी हो जाता है। मेरा पूरा पंजा छिल जाएगा पर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक आगे भावात्मक रूप में कहते हैं कि सच तो यह है तुम्हारी अंगुली दिखती जरूर है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम हैं कि पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। आगे लेकर कहते क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है? क्या तुम बनिए के तगादे से बचने के प्रयास में मीलों चक्कर लगाकर घर लौटते हो रहे हैं? तत्पश्चात लेखक एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बहुत अफसोस हुआ तो उसने कहा था, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। प्रेमचंद को संबोधित करते हुए आगे लेखक कहते हैं कि लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। तुम उससे बचाकर उसके बगल से निकलने का प्रयास भी तो कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ों को नहीं काटती, कोई रास्ता बदल लेती है या घूमकर निकल जाती हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा ये व्यंग मुस्कान। तुम हम पर हंस रहे हो कि हम अंगुली छिपाकर और तलवा घिसाकर चल रहे हैं, मानो निश्चित ही तुम ऐसा कहकर हमें चिढ़ा रहे हो कि हमने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है। अंगुली भले भी बाहर निकल आई पर पाँव
सुरक्षित है, लेकिन तुम अंगुली को ढकने के चक्कर में अपने तलवे का नुकसान कर रहे हो, उसे लूलुहान कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान। अब बच्चों हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परशाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है? उत्तर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला पॉइंट है, प्रेमचंद बहुत ही सीधा साधा जीवन जीते थे। वे गांधी जी की तरह सीधा साधा जीवन जीते थे। दूसरा, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे हैं। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। एक और पॉइंट है, प्रेमचंद एक महान कथाकार, उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक कहलाते जाते थे। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पहला का है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिससे से उंगली बाहर निकल आई है। खा, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गा, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो लेखक यहाँ खा ऑप्शन सही है। कहता है लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ठीक है, ये वाक्य गलत है। इत्र चुपोड़ने से फोटो में खुशबू नहीं आती है, लेकिन ये हमारे जो पाठ है उसमें लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे यही ऑप्शन सही है। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। का, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। खा, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। गा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर का, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। खा, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। गा, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु के लिए वे पैर से संबोधित करना ही उचित समझते थे, उसके महत्व के अनुसार उसे उचित कहते थे। प्रश्न 4, पाठ में एक जगह लेखक सोचता कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? उत्तर 4, लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं, तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। प्रश्न 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? उत्तर 5, लेखक मतलब हम ये व्यंग पढ़े हैं और इसमें बहुत सी बातें हमें आकर्षित करती हैं, वहाँ पे कुछ पॉइंट है जो सबको आकर्षित करती है। तो है लेखक एक स्पष्ट वक्ता है, यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को
अत्यंत सरलता से लेखक ने व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य भी किया गया है। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। बच्चों, आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। इस प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।